ये है 40 लॉज ऑफ पावर बुक के चौथे लॉ की कंप्लीट ऑडियो बुक। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। विचार, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिशें ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा मामूली नजर आएंगे और आपका कंट्रोल उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को मिलावटी, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी मामूली बात भी असली लगेगी। मजबूत लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और औपदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई बेअकल बात निकल ही जाएगी। शक्ति की चाबी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा सच्चाई से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान एनालिसिस और खुलासे करने वाली मशीनें हैं। वो ये जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से कंट्रोल करते हैं तो वो आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके थोड़े जवाब या खामोशी से वो सजा देने वाले हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली जगह को भरने की हड़बड़ी में वो घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में कीमती जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वो लुट गए हों। घर जाकर वो आपके हर शब्द पर गहराई से सोचेंगे। आपके थोड़े शब्दों पर जब लोग ज्यादा ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। नौजवान चित्रकार एंडी वारहोल को ये समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना नामुमकिन है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं से उल्टा काम करेंगे और अपने बुरे गुस्से की वजह से आपकी नाफरमानी करेंगे। उन्होंने एक दोस्त से एक बार कहा था कि मैंने ये सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो सच में आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बात की जिंदगी में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वो भविष्यवाणी की तरह बहुत कम शब्द मुहावरे बोलते थे। वो कोई उलझी हुई रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस परेशानी में रहता था कि इसका ना जाने क्या मतलब होगा। वो सोचने लगता था कि वारहोल के बेमायने दिख रहे मुहावरे के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वो इसकी एनालिसिस का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वो अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बातें करते थे और लोग उसके बारे में जितनी ज्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग्स उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटके को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। उसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई बेअकल या खतरनाक बात निकलने का खतरा भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस पहले रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ बलवा होने लगा। ये बलवा उदारवादी कर रहे थे जो जदीदकारी की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि रूस में यूरोप की बाकी देशों की तरह बिजनेस, कारोबार और इमारतें बने। दिसंबर के बलवे के नाम से मशहूर इस बलवे का बेरहमी से दमन करते हुए निकोलस प्रधान ने बलवाई नेता कोंद्रेटी रेलेव को फांसी की सजा देने का आदेश दिया। रेलेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रेलेव जैसे ही रस्सी से झूला तो रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थीं और जो व्यक्ति फांसी से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेलेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वो भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेश ले जाने वाला फौरन ये खबर लेकर राजा के पास गया कि फांसी नहीं दी जा सकी। इस नाउम्मीद खबर से परेशान होने के बावजूद निकोलस पहले बलवाई नेता रेलेव के माफीनामे पर साइन करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने संदेश लाने वाले से पूछा, क्या इस घटना के बाद रेलेव ने कुछ कहा था? संदेश लाने वाले ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। राजा ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। ये सबक सीख लें, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें कंट्रोल में रखें। मजाक के मुताबिक
मुताबिक खास तौर पर सावधान रहें। आपके मजाक बानों से आपको अस्थायी संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। द लिटिल ब्राउन ऑफ बुक ऑफ एनेक्डोट से फिलिप्टन फेडिमैन कहते हैं कि पटकथा लेखक माइकल आर्लेन 1944 में न्यूयॉर्क गए। उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अपना गम गलत करने के लिए उन्होंने मशहूर रेस्तरां 21 में जाने का फैसला किया। वहां पर वो लॉबी में सैम गोल्डविन से टकरा गए, जिन्होंने उन्हें रेस हॉर्स खरीदने की नाकाबिल अमल सलाह दी। बार के अंदर पहुंचने पर आर्लेन की मुलाकात लुइस बी मेयर से हो गई, जो उनके पुराने जानकार थे। लुइस ने आर्लेन से पूछा कि भविष्य के लिए उनकी क्या योजना है। इस पर आर्लेन ने इस तरह से जवाब देना शुरू किया, मैं अभी सैम गोल्डविन से बात कर रहा था। मेयर ने बीच में बात काटते हुए कहा, उसने तुम्हारे सामने कितने का ऑफर रखा? आर्लेन ने असली बात को छिपाते हुए कहा, मुझे जमा नहीं। मेयर ने पूछा, 30 सप्ताह के लिए 15,000 का ऑफर तो तुम्हें जम जाएगा। इस बार आर्लेन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और हाँ कह दिया। लियोनार्डो दा विंची कहते थे कि पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी तरह चमकता है तो ईस्टर्स पूरी तरह खुल जाते हैं। खुले हुए ईस्टर को देखकर केकड़ा उसमें कोई कंकड़ या तिनका डाल देता है, क्योंकि ईस्टर अब दोबारा बंद नहीं हो सकता, इसलिए ये केकड़े का खाना बन जाता है। उस आदमी की किस्मत भी ईस्टर की तरह ही होती है, जो अपना मुंह जरूरत से ज्यादा खोलता है और सुनने वालों के रहम पर जिंदा रहता है। तस्वीर डेल्फी की भविष्यवाणी। जब मुलाकाती डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ मुश्किल शब्द बोल देती थी, जो मतलब से भरे हुए और जरूरी लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों की नाफरमानी कोई नहीं करता था, क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। माहिर की राय। हान फेत्सु, जो कि एक चीनी फिलोसोफर थे, वो कहते थे कि माथत के बोलने से पहले कभी अपने होठ ना हिलाएं। मैं जितनी ज्यादा देर तक चुप रहता हूँ, दूसरे उतने ही ज्यादा जल्दी बोलने लगते हैं। जब वो बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर राजा रहस्यमय ना हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी।